ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्रोडक्शन ऑफ एबीए हुआ कहाँ? गार्ड सेल में, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में। एमसीक्यू है ये भी। ठीक, एज ए रिजल्ट आपका जो पोटेशियम प्रोटॉन पंप ओपन था, एक्टिव था, वो स्टॉप हो गया। मतलब अब आपका एंटीपोर्ट वाला ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, लेकिन पोटेशियम का पंप, पोटेशियम का चैनल एक होगा और एक प्रोटॉन का चैनल वहां पे प्रेजेंट होगा। और ऐसा एक नहीं है बेटा, ऐसे मिलियंस ऑफ नंबर चैनल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस। क्लियर? तो अपने चैनल पे, अपने चैनल से अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेशियम मूव कर गया बैक फ्लो टू सब्सिडरी सेल्स एंड प्रोटॉन मूव कर गया टू गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल में प्रोटॉन आया, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर गया क्योंकि पीएच 5 पे मैलेट आयन और पोटेशियम आयन का ब्रेक डाउन हो चुका था, मैलिक पोटेशियम मैलेट टूट चुका था। ठीक है, एंड मैलिक एसिड अब क्या करेगा? स्टार्च को फॉर्म, पीएच 5 पे अगेन मैलिक एसिड कन्वर्टेड टू स्टार्च, एंड स्टार्च जो है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, एंड एज ए रिजल्टेंट आपका स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, एक बार अपने आप देखो ध्यान से, एक मिनट, कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या? वो प्रोसेस हो रही है, एक गार्ड सेल के अंदर हो रही है और एक सब्सिडरी सेल में सिर्फ पोटेशियम की प्रोसेस, दोनों गार्ड सेल के अंदर हो रही है। प्रोसेस जो पोटेशियम का बाहर जाना है और हाइड्रोजन का अंदर आना है वो सब्सिडरी सेल से। आप इस दो चार्ट में ऐड कर सकते हो अपने समझने के लिए। क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे प्लास्टिक गार्ड सेल का प्रोडक्शन ऑफ एबीए, गार्ड सेल, ये प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये इधर वाला पोर्शन कहाँ चल गया बेटा आपका? ये सब गार्ड सेल। ठीक है, सिर्फ ये सब्सिडरी सेल के प्रोटॉन एंड क्लियर है? कोई डाउट? रोल ऑफ permeability and ions in opening and closing of stomata was proposed by Linsberg. Jelic proposed role of, अब बहुत सारे साइंटिस्ट बेटा एक लाइन से काउंट कर ले। Jelic proposed role of glycolic acid in the opening of stomata। जैसे आप मैलिक एसिड पढ़ रहे हो वैसे ही कुछ प्लांट्स में ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहां पे उसको स्टडी कर लिया। Pauling proposed potassium ion transport mechanism from for opening to stomata। Levitt proposed, hello, क्या है, कुछ पार्सल है या मीटिंग के लिए? हेलो, पार्सल है या मीटिंग? ठीक है, तो लेविट प्रपोज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा।
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, नॉट द क्लोजिंग। क्लियर? इमामुरा, ये भी साइंटिस्ट है, इमामुरा रिपोर्टेड द accumulation of potassium ion in the guard cells when the plants are exposed to light दिन के समय। क्लियर? दिस वाज कंफर्म्ड बाय फुसिनो। ये बहुत जरूरी नहीं है लेकिन सब एक बार नोट डाउन होना चाहिए। Wilmer reported that conversion of starch into organic acid like malic acid in the daytime and the closing of stomata controlled by AB. Scotoactive opening of stomata in fleshy और succulent plant, मतलब जहाँ पे वाटर की कमी हो, फिर अंदर म्यूसिलेज के फॉर्म में वाटर का स्टोरेज होगा और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है, जैसे आप एलोवेरा के अंदर देते हो, नागफनी के अंदर देते हो। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन में इनको क्लोज रखना है और रात में ओपन रखना है। अब प्रोसेस वही है, लाइट दिन में रहेगी। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस तो दिन में रहेगा, तो ये जो चल रहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस। The process of scotoactive opening of stomata was first discovered in Crassulaceae family। यहीं से वर्ड आ जाता है Crassulation acid metabolism plant CAM। क्लियर? फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका डायरेक्ट। अब C3 क्या था? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के फर्स्ट प्रोसेस में जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो वहां पे तीन मॉलिक्यूल का, तीन कार्बन का अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना, ऑक्सीलेट बनता है, उसको बोलते हैं C4 साइकिल। एंड जो आपका क्रेसुलेशन एसिड से मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्लांट है वो है आपके कैम प्लांट, और कैम प्लांट के अंदर C3 साइकिल। ठीक है, ये सब हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू C3 C4 कैम आपको जो पॉइंट मिल रहा है जस्ट आप उसको नोट डाउन करें। So it is known as crassulation acid metabolism cycle, CAM cycle. CAM cycle first time discovered by Nishida and Rohani, ठीक है, इंडियन लोग। ठीक है, इन नाइट टाइम में स्टार्च, अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी रात में, ठीक है, स्टार्च एक्यूमुलेट है, pH 7 है, ठीक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव तो किया गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां नहीं यूज हुआ है, लेकिन किसी और प्रोसेस में इसको रिमूव करना है, इसलिए ये एडॉप्टेशन आया और उसको बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है पीपी कार्बोक्सिलेज एंड पहले आपका जो फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है उससे ये रिएक्ट करेगा, मतलब स्टार्च कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड की जगह फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, एंड फॉस्फोएनॉल पायरुवेट इज द एंजाइम। ठीक, ये एंजाइम अपने स्पेसिफिक एसिड पे एक्ट करेगा, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड बनेगा क्या, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से वो कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ CO2, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मैलिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, ये 3 कार्बन होता है, ये 4 कार्बन। चलो बेकार में छोड़, ठीक, 4 या 5, 4 कार्बन, ऑक्सीडेट और मैलिक एसिड 4। ठीक है, 4 कार्बन रहता है, देन ये डिसोसिएट हो रहा है। अब बस हमें ये यही तो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड चाहिए था, फिर तो प्रोसेस सेम चल जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज है, ये आपका ये आपका फोटोसिंथेसिस ना करा के ये कैसे यूज हो रहा है, बाय द कन्वर्जन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड पे इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड में ये यूटिलाइज हो गया, तो ये कार्बोनिक एसिड नहीं बना पाएगा, पीएच मेंटेन है और हमें पीएच 7 ही चाहिए ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रात के टाइम हो रहा है, लाइट absent होगी, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन नहीं होता है। इज इट क्लियर? लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है तो CO2 यूटिलाइज नहीं होगा। CO2 को यूटिलाइज करने के दूसरा प्रोसेस आया जिसमें फॉस्फोएनॉल पायरुवेट के साथ रिड्यूस हो रहा है CO2 एंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये 3 कार्बन है, एक कार्बन C से आ रहा है, CO2 से आ रहा है, क्या बन गया आपका 4 कार्बन। इतना बस अभी समझो, फिर हम साइकिल बढ़ाएंगे तो बेहोश हो। ठीक है,
केमिकल स्ट्रक्चर के साथ आएगा सब फोटोसिंथेसिस। अभी इतना समझ में आया? 3 कार्बन आ गया था आपके फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन प्रेजेंट थे, अब उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। 1 कार्बन आपने CO2 का यूज कर लिया, CO2 यूटिलाइज हो रहा है, टूट गया तो वो कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगा। पीएच मेंटेन है 7, जो हमें चाहिए स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए। नाउ मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, मैलिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन इनटू मैलेट आयन, पोटेशियम आयन, पंप खुल गया, पंप है, ठीक है। पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज हो रहा है, पोटेशियम आयन आके पोटेशियम मैलेट से बाइंड कर गया, ऑस्मोटिकली एक्टिव, स्टोमेटा ओपन। बाकी प्रोसेस सेम है, जो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैलिक एसिड जो है नाइट में एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो, ठीक है, नाइट में एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अब डे टाइम में क्या हो रहा है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक एसिड, जो मैलिक एसिड ये आपका रात में बन रहा था, उसके ब्रेक डाउन अब दिन में होगा, रात में आपने क्लोज करके रखा है ये, अब यहाँ से गैस वैस तो बाहर ही नहीं जा रही है, स्टोमेटा सॉरी ओपन करके रखा है, ठीक है। वहां पे आपका ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी चल रहा है, मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा था ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करके रखेगा इसको, ठीक है, ताकि दिन में इसका जो लाइट रिएक्शन होना है वो हो सके। क्लियर है बेटा? तो ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक एसिड CO2 रिलीज, अब दिन के टाइम ये CO2 रिलीज हो गई, ब्रेकडाउन से रिलीज हुई है, जो मैलिक एसिड बनने में जो CO2 लगा था उसी को रिलीज किया गया, रिवर्स प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। एंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड रीअपियर्स, ये बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो CO2 रिलीज हो रहा है, अब स्टोमेटा क्योंकि क्लोज है, दिन के टाइम में क्लोज है, तो ये वहां पे एक्युमुलेट होने लगेगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और पीएच आपका पहुंच जाएगा 5। इज इट क्लियर? अगर स्टोमेटा ओपन होता तो ये CO2 रिलीज हो जाता बाहर, ठीक, CO2 एक्युमुलेट हो रही है, और ये CO2 आपका एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह भी वर्क करता है। CO2 की टेंडेंसी, अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अभी बताएंगे तो वहां पे CO2 क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट। कैसे? मैकेनिज्म यही है कि वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, कार्बोनिक एसिड बनने से पीएच डाउन हो जाएगा, एसिडिक पीएच पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपिरेशन लो रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात? और स्टार्च भी आपका फर्स्ट ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो गया, तो इस केस में भी वाटर बाहर जाएगा और वहां पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, एक जनरल CMS बना लेना, लाइट, लो CO2, लाइट के प्रेजेंस में, अब ये फोटो एक्टिव की बात हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो रखना है ताकि वहां पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो पाए। ग्रेडियंट हमेशा रहता है बेटा, गैसेस डिफ्यूजन हमेशा चलेगा, बस कम ज्यादा वाली बात। क्लियर? हाई pH 7 ये फेवर करेगा स्टोमेटा के उठने के। पोटेशियम आयन का इनटेक, मैलेट, पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन किया, और इस वजह से ये जो सारे आपको 4 फैक्टर ऊपर की तरफ दिखे हैं, ये क्या कर रहा है, स्टोमेटा को ओपन कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, चारों क्वेश्चंस हैं, चारों MCQ है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में इनका इम्पैक्ट मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होगा, ये जब फेवरेबली अच्छे से हो रहा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई चल रहा होगा, क्लियर। इसमें कोई हिंड्रेंस आएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा, ठीक। डे की कंडीशन ये थी, रात की कंडीशन क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, जिससे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन से पीएच लो हो गया, पीएच लो हुआ, मैलेट आयन ब्रेक डाउन, पोटेशियम मैलेट ब्रेक डाउन हो गया, मैलेट आयन एंड पोटेशियम आयन, एंड उसके बाद पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर गया, और एज ए रिजल्टेंट आपका क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वाटर डिफिशियंसी, एक्सट्रीम कंडीशन एंड मॉडरेट कंडीशन, आप जहाँ पे आप इसको देखोगे वाटर डिफिशियंसी, अगर आप बात करें कि डेजर्ट की बात करें तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर की डिफिशियंसी वहां पे होती है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगी, ये मैकेनिज्म
रात में होगी और ये दिन में, जस्ट आफ्टर एक्सट्रीम कंडीशन वाली बात। तो ट्रांसपिरेशन में हमने देखा कि जो सरफेस एरिया है शूज का, उन सारी चीजों से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर का इवेपोरेशन की फॉर्म में लॉस हो। क्लियर? इसमें क्या क्या वर्क किया आपका? रूट प्रेशर वर्क किया, प्रेशर से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स का, देन कैपिलरी एक्शन हुआ, एसेंट ऑफ सैप का फॉर्मेशन हुआ था, एसेंट ऑफ सैप से वाटर पहुंचा था लीफ के एरिया तक, जहां पे भी ट्रांसपायर हो सकता है उस सब एरिया पे पहुंचेगा, क्यूटिकल हो, लेंटिसेल्स हो या स्टोमेटा, और वहां से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस चलेगी और वाटर लॉस होने के साथ ट्रांसपिरेशन फुल का फॉर्मेशन होगा एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलेगा। बीच में मैंने एक टेबल दिया था, तब भी मैंने बोला था कि दैट ऑल आर रिलेटेड ट्रांसपायरेशन, वही चीज यहाँ। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर का इन्वायरमेंट, और इंटरनल फैक्टर मतलब प्लांट के अंदर का खुद का हार्मोन वगैरह, खुद का उसका कंसंट्रेशन, ये सब क्लियर। एक्सटर्नल फैक्टर में ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव। ऐसे रेड लाइट मतलब वेवलेंथ है बेटा, लाइट की वेवलेंथ है, आपने पढ़ा भी होगा लाइट थोड़ा बहुत तो, ट्यूब वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्लियर। तो इसमें आप जो ब्लू और रेड लाइट की बात कर रहे हो, दैट इज द लाइट की वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है लाइट की, और जो आपको दिखता है ये उसका कलर नहीं होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है दैट इज द कलर जो हमें दिखता है। क्लियर करेंगे इस पर फोटो फोटोसिंथेसिस। नाउ ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन में ध्यान में रखो कि एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब दो पॉइंट के बीच में रिलेशन देखो आप, कल की ह्यूमिडिटी और आज की ह्यूमिडिटी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिर्फ आज की ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट, एक पॉइंट की बात। क्लियर। और वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, अब यहाँ पे जब वेपर एवेपोरेट हो रहा है बेटा, वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये प्रेशर बना रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और वेपर प्रेशर भी है, तो यहाँ पे भी एक ग्रेडियंट बना, ये ग्रेडियंट ये ट्रांसपैरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेडियंट का क्या कितना वहां पे है, उसकी वजह से आपका ट्रांसपैरेशन रेट हाई लो हो जाए, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट। सैचुरेशन डेफिसिट मतलब आपकी ह्यूमिडिटी इतनी है कि ये इवेपोरेट कैसे होगा बेटा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा है तो सरफेस पे स्टोमेटा पे ऑलरेडी वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, ठीक। वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी है तो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, तो उस वक्त पूरा जो ग्रेडियंट है और जो स्टोमेटा की कैपेसिटी है वो सब कैसा हो गया है, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। इन दो सैचुरेशन, सैचुरेशन और जो ग्रेडियंट है उसके बीच में जब डेफिसिट होगा तब आपका ट्रांसपायरेशन होगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट। क्लियर। जितनी वाटर को इवेपोरेट करने की, वहाँ पे वाटर पहले इसको मेटल कैविटी में स्टोर किया गया होगा, देन इवेपोरेशन हो रहा होगा, उस चीज की एक ग्रेडियंट होनी चाहिए। चाहे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से समझो इसको, चाहे आप वाटर के ड्रॉपलेट अंदर और बाहर का समझो, वेपर का फॉर्म जो हो रहा है बाहर भी वेपर है, जहाँ पे मॉइस्चर है वहां पे ऑब्वियसली वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक है। अंदर से वाटर ज्यादा है फिर से वेपर बन रहा है, ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट होगा वो हायर टू लो मूव कराएगा। बाहर का अगर प्रेशर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अंदर का प्रेशर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा, कि वाटर उतनी तेजी से इवेपोरेट। इज इट क्लियर? जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी के केसेस है बेटा, मॉडरेट मतलब नॉर्मल, नॉर्मल आपकी विंड वेलोसिटी चल रही है दैट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। अब विंड वेलोसिटी में आप बोलोगे आंधी तूफान आ गया, ठीक है, वो भी विंड वेलोसिटी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे मॉडरेट वेलोसिटी है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज है, और हाई वेलोसिटी है
तो ट्रांसपिरेशन रेट लो होगा। ठीक है, जस्ट वो एक एडवर्स कंडीशन हो, बाहर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा है, तो वहां पे एयर प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा बाहर की तरफ से कि अंदर से तो इवेपोरेशन होगा नहीं, या जो ग्रेडियंट बन रहा था वो ग्रेडियंट भी टूट जाएगा, सारे आसपास के जो मॉइस्चर वाले पार्टिकल्स थे उसको भी रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल विंड वेलोसिटी एक मॉडरेट एक नॉर्मल रेंज में तो ट्रांसपिरेशन रेट को हाई करती है, एंड जब विंड वेलोसिटी हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन को स्लो कर देगा। और ये सब अच्छे से मॉड्यूल में दिया होगा, थोड़ा वहां से भी पढ़िए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन लो होगा, अंदर प्रेशर हाई होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा। क्लियर है? CO2 हमें पता ही है एंटी ट्रांसपेरेंट है, ज्यादा अमाउंट में CO2 होगा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, पीएच को लो कर देगा, पीएच लो होगा तो स्टोमेटा क्लोज तो ट्रांसपिरेशन लो। क्लियर? फास्ट तो नहीं हो रहा है, सब रिलेटेड बता रहे हैं इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है। अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है इसमें भी ट्रांसपिरेशन, सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन रो को स्लो करके रखना पड़ेगा। स्ट्रेस कंडीशन है, ट्रांसपिरेशन को स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, डेजर्ट कंडीशन है, ट्रांसपिरेशन स्लो चलेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप इसको समझ, जितना सॉइल वाटर प्रेजेंट होगा उतना सॉइल वाटर है, एक बार मैंने आपको सॉइल सॉल्यूशन बोला था। ठीक है, वाटर की बात कर, तो जितना वाटर होगा उतना एब्जॉर्प्शन हाई होगा, ट्रांसपिरेशन को उतना फास्ट चल रहा होगा एंड ऊपर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। सॉइल वाटर कम होगा, ऊपर से ही चीजों को डिक्रीज करना पड़ेगा, और ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज कर दो तो वाटर का लॉस कम, वाटर का लॉस कम तो टेंशन कम, टेंशन कम तो ट्रांसपिरेशन को धीरे धीरे चलेगा, तो रूट से धीरे धीरे वाटर की सप्लाई मेंटेन होगी। क्लियर है? अब फैक्टर आता है कि इंटरनल फैक्टर में क्या क्या है, रूट शूट रेशियो, शूट कितनी बड़ी है, कितने कंडीशन है, कितनी लीफ है उस पर प्रेजेंट, कितना ब्रांच है, कितना एरिया है, कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन चल रहा है, तो उस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये प्लांट का अपना इंटरनल फैक्टर होगा कि उसकी शूट का साइज क्या है, उसकी रूट का साइज, रूट छोटी है डेप्थ तक गई है, प्लांट ऊपर हैवी हो रहा है तो वहां पे भी डिस्टर्बेंस आएगा। शूट और रूट का रेशियो डिपेंड करेगा बेटा, इस पे ट्रांसपिरेशन का रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, लीफ एरिया, ऑब्वियसली जितना लीफ का एरिया होगा, जितना लैमिना का साइज होगा, लीफ लैमिना का लीफ प्लेट का साइज होगा, उतने नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ जाएंगे। पर यूनिट एरिया स्टोमेटा का काउंट देखा था हम लोग, उस काउंट को बढ़ाने के लिए आपको लीफ का एरिया बढ़ा दो, लीफ का एरिया ज्यादा है तो स्टोमेटा ज्यादा, क्लियर? लीफ छोटी स्टोमेटा कम, ये जनरल बातें हो रही है। लीफ एरिया also affect the transpiration rate, leaf structure, अब लीफ हमने पाइनस पढ़ाया था तो हमने निडल लाइक लीफ बताई कि अब ये निडल लाइक लीफ, इसमें क्यूटिकल रिकवरी और ये सब एडॉप्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा कम होंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लीफ स्ट्रक्चर, लीफ शेप, एरिया, ये सब ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेगा। नाउ एंटी ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं सब से रिलेटेड। ठीक है, a substance applied to the plant to reduce the rate of transpiration is called anti-transpiration, phenyl mercuric acetate PMA एंटी ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपिरेशन की रेट को ये सब रो करे। एंटी है ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट जैसे इनहिबिटर होता है उसी तरीके से ये ट्रांसपिरेशन के इनहिबिटर भी हो गए। अब एंटी ट्रांसपेरेंट वर्ड में यूज करके पूछ सकता है आपसे कि पीएमए इज ट्रांसपिरेटरी, इनहिबिटरी और प्रोमोटरी इफेक्ट। ठीक है, तो इनहिबिटरी हो रोक रहा है। एफसीसिक एसिड अभी हमने देखा स्ट्रेस हार्मोन था, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में वर्क कर रहा था, मतलब ट्रांसपिरेशन को लो करा रहा था। ठीक है, एस्पायरिन अगेन ट्रांसपेरेशन को लो करेगा, सिलिकॉन ऑयल लो करेगा, लो विस्कोसिटी वैक्स, वैक्स है आपका, क्यूटिकल भी वैक्स है। ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर आप वहां पे लगाओगे, वैक्स की कोटिंग वगैरह लगाओगे तो क्या कर देगा, लो कर देगा। CO2 देखा ही हमने कि एंटी ट्रांसपेरेंट है, लो करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन,
ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस, एसेंट ऑफ सैप, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल ट्रांसलोकेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये सब क्या है, सिग्निफिकेंस है। जब आपको इसको डिटेल में लिखना है तो आप टेम्परेचर मेंटेनेंस को कूलिंग इफेक्ट से जोड़ के लिखते, आपको फंडामेंटल्स याद है। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप जो वाटर कॉलम जाइलम में बनना है उसको आप रिलेट करोगे कि एसेंट ऑफ सैप वहां पे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, स्टेम में एक फ्लो ऑफ वाटर, cohesion, adhesion and surface tensor, tensile strength, इन सब के मिलने से वहां पे एक कॉलम बनेगा। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब कूलिंग फोर्स से जो एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एंड दैट इज द मेन एब्जॉर्प्शन मैंने बताया। एक्टिव जिसमें रूट खुशी खुशी इन्वॉल्व हो रहा है, वो कम है रेट ऑफ, वो कम है वाटर ट्रांसपायरेशन में रोल प्ले कर रहा है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहा है। मैक्सिमम रोल वाटर ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है बेटा, मिनरल ट्रांसलोकेशन क्योंकि वाटर आएगा अंदर तभी मिनरल अंदर आएगा। ठीक, उसमें भी इसका सिग्निफिकेंस हो गया। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इतना वाटर अगर जब आप कह रहे हो कि 98-99% इवेपोरेट करके खुश है प्लांट और जी रहा है, इसका मतलब आप अगर इसको अंदर कहीं स्टोर करोगे तो प्लांट के सेल्स डैमेज होंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर हो गया ये सब। गटेशन कई बार बता दिए हैं, अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे। गटेशन हाइड्रोथोड वाटर स्टोमेटा ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, दोनों का कंपैरिजन आता है, गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वेपर के फॉर्म में, गटेशन लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में लिख कर दिखेगा आपको। और दिस इज द वैलिडेशन ऑफ रूट प्रेशर, एक्सपेरिमेंट के टाइम में भी बताया था हमने, रूट प्रेशर थ्योरी बताया था। पॉजिटिव रूट प्रेशर मतलब एक्टिव रूट प्रेशर, एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ वो ये बताता है कि नीचे से एक पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से लीफ के ऊपर प्लेट पे पोजीशन ऑफ वाटर। बर्गर स्टील प्रपोज टर्म गटेशन, कोलोकेशिया एक प्लांट है निम्फोलिया, इसका रेट ऑफ गटेशन सबसे हाई है। इसको ऐसा बोला जाता है जनरल नॉलेज में कि ये प्लांट होता रहता है। ठीक है, इट इज अ फ्राइंग प्लांट। इतना इसमें वाटर निकले हमेशा दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि कोलोकेशिया रो रहा है। क्लियर, तो कोलोकेशिया निम्फोलिया ये जीके का भी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। सबसे हाई रेट ऑफ गटेशन इसमें देखने, गटेशन बोल रही हूँ, ट्रांसपिरेशन, गटेशन वर्सेस ट्रांसपायरेशन, सारे पॉइंट को ध्यान में रखना। नाउ डायरेक्ट आपको इंस्ट्रूमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग। अब जब मैंने पहले भी बताया बेटा, कोई आप स्टडी करते हो ना, वहां पे या तो आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हो या तो आप क्वांटिटेटिव स्टडी करते हो कि किसी चीज की क्वालिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या किसी चीज की क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब आपके स्टोमेटा के नंबर कितने हैं और स्टोमेटा से कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो पोरोमीटर इज रिलेटेड टू स्टोमेटा काउंटिंग, पोर की पोर को मीटर करना। ठीक है, स्टोमेटल काउंटिंग। मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन दैट इज क्वालिटी। ठीक है, वो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गया कि इंस्ट्रूमेंटा कितने प्रेजेंट है। अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पे इस सरफेस पे लीप के अटैच किया तो ये काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे कितनी ओपनिंग प्रेजेंट है और वो रीडिंग आपको आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो पोरोमीटर, एक आएगा पोटोमीटर। ध्यान से दोनों में आंसर करते हुए ध्यान रखना हो। क्वालिटेटिव मेथड कोबाल्ट क्लोराइड, ये भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, गलत एकदम नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर का होता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने में काम आता है, स्टोमेटा के काउंट को करने में काम करेगा। मतलब किस सरफेस पे ज्यादा पिंकिश हो रहा है, इसका मतलब वहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट हाई है, वहां पे स्टोमेटा का नंबर हाई है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटी आप देख रहे हो कि स्टोमेटा कितना ट्रांसपायर कर रहा है, गुलीव कितनी क्वालिटी में ट्रांसपायरेशन कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर यूज करते हैं। लिटमस पेपर वगैरह देखा होगा, सुना होगा, नहीं देखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से ग्लू पेपर है जिसको आप रैप करके लगा दियो लीफ के दोनों सरफेस पे, तो
तो आपको जो सरफेस कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा उस सरफेस पे ट्रांसपिरेशन चल रहा है। ठीक है, ये वेपर से रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, अपने को कलर को चेंज कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम टू सरफेस ऑफ लीफ, मोर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लोअर साइड। और हमें पता है नॉर्मल केस में हम यही देख रहे थे, लोअर लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा के काउंट होते हैं, अपर सरफेस पे थिक क्यूटिकल होती है, स्टोमेटा कम होते हैं। या नाउ क्वांटिटेटिव मेथड, आप पोटोमीटर से, क्वांटिटेटिव मेथड मतलब आप कितनी क्वांटिटी में वाटर इवेपोरेट हो, एक स्टोमेटा की क्वांटिटी, स्टोमेटा का नंबर इज डिफरेंट मेथड। ठीक है, एक की ट्रांसपायर का रेट, कितनी क्वांटिटी में आपका वेपर, कितना वाटर ट्रांसपायर हुआ है। तो जस्ट ये तो सिंपल सा है बेटा, आप छोटे पे शायद कहीं सुने भी होंगे, आपके जो भी फ्लावर पॉट में लगा हुआ है प्लांट, उसके ऊपर आप पॉली बैग बांध के रख दो। ठीक है, और उसको बांध दो, टाइटली बांध कर दो, कुछ देर में उस पॉली बैग के अंदर आपको वेपर्स दिख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड फोटोमीटर से एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से इसको मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हमको इसका ट्रांसपिरेशन रेट देखना है तो हमने एक दिया, चलो एक सोर्स दे रहे हैं कि यहाँ से वाटर जा रहा है। ठीक है, अब ये वाटर कितना, इस वाटर में आपको एक बबल दे दिया। अब आपने अगर ड्रिप ड्रिप लग ड्रिप लगती है जो देखा होगा, हॉस्पिटलाइज कोई होता है तो ड्रिप लगती है, वाटर वगैरह दिया जाता है उसको, सोडियम आयन वगैरह आयन बैलेंस करने के लिए जो लगता है सॉल्यूशन, उसमें देखा होगा एयर आ जाता है, बबल आ जाता है। या आपने इंजेक्शन लगवाते वक्त देखा होगा, डॉक्टर उसको चेक करता है कहीं बबल तो नहीं है और उसको थोड़ा सा टैपिंग करके हटाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बबल के मूवमेंट को देख के आप समझ सकते हो कि वाटर कितना मूव हो रहा है। जैसे वही अगर इंट्रावेनस लग रहा है कोई उसको लिक्विड, तो उसमें बबल है, तो डॉक्टर को आप बुलाते हो, नर्स देखती है उसको, तो बबल को बाहर कर, ठीक है, तो उस बबल को मूव कराएगी पहले कि वो टिप तक आ जाए और फिर बाहर। फिर बबल के मूवमेंट से पता चल रहा है कि सॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है। सेम वे में समझो यहाँ पे फोटोमीटर क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके की फोटोमीटर है। इस वाले फोटोमीटर में क्या हो रहा है, एक बबल है, उस बबल को एक मेजरिंग स्केल लगी हुई है, बबल का मूवमेंट शो करेगा कि यहाँ से कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। ठीक है, कितना वाटर गया, कितना वाटर आगे जा रहा है, ये सब हम वहां से मेजर कर सकते हैं। और अगर हम इसी को अगर स्टोर कर दिए तो वो वाटर एवेपोरेट होके इन्वायरमेंट में न जाके आपने उसको एक कलेक्शन करा दी। ठीक है, रिजर्वायर में कलेक्ट कर, ये भी एक फोटोमीटर है जहाँ पे आप मूवमेंट देखते हो, कहीं पे मरकरी डाल दिया जाता है, कहीं पे अलग अलग, मतलब आपको मूवमेंट को देखना है। इसमें आप देख सकते हो कि कितना वाटर अंदर गया और कितना वाटर बाहर गया। तो दैट इज फोटोमीटर, नॉट पोरोमीटर। पोरोमीटर स्टोमेटा से रिलेटेड, फोटोमीटर ट्रांसपिरेशन की क्वांटिटी से रिलेटेड, वो स्टोमेटा की क्वांटिटी से रिलेटेड। इज इट क्लियर, मेजर कर रहे हैं, मीटर लगा हुआ है, मेजरमेंट कर रहे हैं आप, नंबर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब जो चीजें हैं इसके आगे वो आपको देखना है एनसीईआरटी बेस्ड, और उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे। बट आप इसको पूरा एकदम क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। अब कुछ नहीं है, आप मिनरल्स वगैरह सब पढ़े हो, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी एक मैकेनिज्म है। एंड फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं दी गई है जिसको बहुत डिनाई किया जाए और एक्सेप्ट किया जाए। फ्लोएम में क्या है, फूड का ट्रांसलोकेशन, मतलब फूड फॉर्म हो रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट कराना है। अगेन मीडियम वाटर ही होगा बेटा, हमें पता है वाटर के ही थ्रू डिजोल्व होके कोई चीज ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, अब जैसे इसमें सुक्रोज ग्लूकोज आ रहा था, तो ग्लूकोज बन रहा है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा, स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो सोर्स टू सिंक, सिंक टू सोर्स कन्वर्जन एक बार देखना है, और वहां पे कैसे कैसे वाटर पोटेंशियल वर्क कर रहा है, ये सारे फंडामेंटल्स देख। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसपिरेशन से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन का रेंज इनका अच्छा है। कोई क्वेरी, समझ में आ गया सबको, चलो एंड कर रहे हैं फिर लेक्चर।